हेलो एवरीवन, दिस इज मिस जीत और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट का पार्ट 2, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट हम डीपली डिटेल में एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के रिविजन लेक्चर। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 किस चीज के बारे में बताता है? फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है उसको पूरा डिस्क्लोज करेंगे कि अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो क्या रीजंस हैं, क्या चीजें कंपनी ने पूरे साल में एक्टिविटीज किया, कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना इनकम किया है, वो सब इस फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब है जो कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाएगा, जिस कंपनी का हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। उसके बाद ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई जाती है पूरे साल की बनाई जाती है। जैसे बैलेंस शीट एक डेट पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज को वैल्यू करते हैं तो उसको एज ऑन दैट डेट वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड पूरे साल के लिए बनाया जाता है। तो जो साल की एंडिंग है, जैसे हमारे फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग 2021 की कब होगी? 31 मार्च 2021। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जो बता रहा है कि पूरे 2021 में हमने कितने खर्चे किए, कितनी इनकम अर्न की और मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ। वो पूरे साल की पोजीशन बता रहा है, परफॉर्मेंस बता रहा है कि प्रॉफिट अर्न किया, लॉस किया, किस रीजन से किया, कितना मैंने खर्चा किया, कितनी मैंने इनकम अर्न की। सबसे पहली आइटम जो आती है हमारी आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और ये शेड्यूल 3 ये भी बोलता है कि आपको करंट रिपोर्टिंग पीरियड के तो फिगर्स लिखना है, साथ में आपको राइट हैंड साइड में उसके साथ ही प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का भी देखना है, ताकि यूजर कंपेयर कर सके हमारी पिछले साल से अभी क्या परफॉर्मेंस में चेंजेस आए हैं, बढ़ा है या घटा है। सब वहीं पीएनएल को देख के ही हम क्या कर सके, एनालाइज कर सके। सबसे पहली जो आइटम आती है वो होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू क्या होती है? जो भी हमें इनकम जनरेट होती है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, क्या करती है वो, जिस चीज का भी उसने काम शुरू किया, उसकी जो मेन एक्टिविटी है, जैसे एक मैन्युफैक्चरर है पेन का, वो उसका काम क्या है? मैन्युफैक्चर करना पेन्स को और उसको सेल करना। तो उसकी इनकम क्या होगी? उस पेन्स को बेच के जो भी उसको इनकम हो रही है, क्योंकि वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो वो हो जाएगी इसकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब कंपनी भी दो तरीके की होती है। एक होती है फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी जैसे बैंक हो गया, जिसका काम क्या है? पैसा देना, लोन देना, ठीक है। उसके लिए क्या इनकम होगी? जब वो पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है, तो उसको किस चीज की इनकम होगी? इंटरेस्ट। या अगर वो कोई और फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, उनको पैसा अरेंज करके दे रहा है, कमीशन हो सकती है उस चीज पे। फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करके दे रहा है, उस पर कमीशन ब्रोकरेज हो गई, तो ये फाइनेंस कंपनी हो जाएगी। तो उसके लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होगा? उसका मेन वर्क क्या है, उससे रिलेटेड उसको क्या क्या इनकम हो सकती है? एक तो इंटरेस्ट की, और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए जैसे कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, वो उसकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगा। अदर देन फाइनेंस कंपनी जिनका काम वैसा देना नहीं है, मनी लेंडिंग का बिजनेस नहीं है, उसमें सारे बिजनेस आ जाएंगे। जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज में जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग और सेल करते हैं, वो आ जाएगी अदर देन फाइनेंस कंपनी में। उसमें अगर मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्रेडिंग का है, तो उसमें रेवेन्यू क्या होगी? जो भी मैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या बाय और सेल कर रही हूँ, उससे जितना मुझे सेल करके जितना भी इनकम हो रहा है वो मेरी आ जाएगी सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर मैं सर्विस दे रही हूँ, जैसे यहाँ पर मैं टीचिंग की सर्विस दे रही हूँ, इससे जितनी भी मुझे इनकम आएगी, सर्विस को रेंडर करने से जितना भी इनकम आएगा वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो जाएगा, या अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। बट इतना ध्यान रखना है, जब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेंगे, इसको हम नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी को नेट करके हम क्या करेंगे, अदर देन फाइनेंस कंपनी के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आइटम आती है वो होती है अदर इनकम। रेवेन्यू हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मेरा मेन बिजनेस का काम है, उससे जो मुझे इनकम हो रही है वो होगी मेरी ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलेंगे। जैसे कंपनी के पास बहुत पैसा पड़ा, उसने किसी को और को लोन दे दिया, अपनी सब्सिडी को लोन दे दिया, किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, शेयर्स खरीद लिए, कोई इन्वेस्टमेंट
बैंक के किसी पैसे में एफडी करवा दी, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो या इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड के अलावा उसने और कोई काम कर दिया और उससे उसको इनकम हो रही है, जैसे लोन दिया, वो फाइनेंस कंपनी नहीं है तो उसके लिए वो क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट इनकम। जो लोन पर उसको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है वो उसकी अदर इनकम बन जाएगी। किसी के शेयर्स खरीदे कंपनी के, उसको डिविडेंड मिल रहा है तो उसकी अदर इनकम आ जाएगी। उसने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसको बेच दिया, उससे जो भी गेन हो रहा है वो उसकी अदर इनकम आ जाएगी। या और भी कोई ऐसी इनकम जो उसका ऑपरेटिंग उसका काम नहीं है और उसको इनकम जनरेट हो रही है अदर देन इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा कोई उसने काम कर रहा है और उससे इनकम हो रही है, तो एक्सपेंसेस को नेट करके जितना इनकम होता है वो उसका क्या बन जाता है, अदर इनकम। तो जब हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम को एड ऑन कर देते हैं तो हमारा आ जाता है टोटल रिवेन्यू। ये पूरा रिवेन्यू, पूरे साल में कितना रिवेन्यू मुझे मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हुआ है और प्लस अदर, इसके अलावा जो भी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कहीं कुछ भी सेल आउट किया है मेरे एसेट्स को, तो उससे कितना इनकम हुआ है, ये टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं खर्चे कितने हुए, एक्सपेंसेस। सबसे पहले आता है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ तो मैं क्या करती हूँ, रॉ मटेरियल खरीदती हूँ और उससे गुड्स बनाती हूँ और उसको बेचती हूँ। तो अगर मैं काफी टाइम से वो बिजनेस कर रही हूँ तो सबसे पहले मेरे पास कुछ ईयर के एंड में जो मेरा स्टॉक बचेगा वो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक के फॉर्म में पड़ा होगा, ठीक है। तो वो ले लेंगे, उसमें जितने मैंने पूरे ईयर में मटेरियल परचेज किया है, नेट ऑफ परचेज रिटर्न, अगर मैंने कुछ वापस किया तो उसको माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। कोई मैंने ऐसा खर्चा किया उस परचेज से रिलेटेड, उस मटेरियल रॉ मटेरियल से रिलेटेड, जैसे कैरेज इनवर्ड, मटेरियल मंगवाया था और वो मटेरियल अंदर आया है तो उसकी जितने भी फ्रेट चार्जेस मैंने पे किया है, एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस उस रॉ मटेरियल से रिलेटेड, उसको ऐड करेंगे। और जितना मेरे पास रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है उसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कि मैंने इस साल जो रिवेन्यू जनरेट किया उसके लिए कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। तो ये जितना जो भी यहाँ पर फिगर आएगी वो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अगर मेरा बिजनेस मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ तो। और अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं क्या करूंगी, गुड्स को खरीदूंगी। तो जो गुड्स को खरीदूंगी उसको मुझे बोलते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड। वो एक तरीके से फिनिश गुड होगा मेरे लिए। तो उस स्टॉक इन ट्रेड को हम अलग से दिखाएंगे। अगर मैं ट्रेडिंग कंपनी है मेरी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और उसके बाद हम उसके बाद एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री, जिसको बोलते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग, ठीक है। वो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिनिश गुड्स की दिखाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस की दिखाएगी। वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि ईयर एंड में मेरा अभी सिर्फ 80% प्रोडक्ट बना है तो नेक्स्ट ईयर बाकी 20% बना है, तो ईयर एंड पे हम क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चेंज इन इन्वेंट्री शो करेंगे। और अगर मेरी ट्रेडिंग कंपनी है तो मेरे पास कितना स्टॉक इन ट्रेड पड़ा है ओपनिंग और कितना मेरा भी क्लोजिंग में था, दोनों का डिफरेंस हम चेंज इन इन्वेंट्री शो कर देंगे P&L स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा आइटम आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होता है, एम्प्लॉय के लिए जितना भी खर्चा किया जा रहा है वो हर कंपनी को अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स हैं जैसे सैलरीज और वेजेस जो पे की जा रही है। सैलरीज हम परमानेंट एम्प्लॉयज को पे करते हैं और वेजेस जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर जो लेबर होती है जिनका फिक्स नहीं होता, जिनको पर आवर बेसिस पे हम पे करते हैं, वो वेजेस पे की जाती है। और कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, अगर एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जो हमारी कंपनी है कंट्रीब्यूट करिए, किसी और फंड्स में कंट्रीब्यूट करिए, वो भी कंपनी के लिए खर्चा है तो वो भी P&L में हम डिस्क्लोज करेंगे अंडर द मेजर हेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जितने भी ये मेजर हेड दिख रहे हैं आपको उसका वर्किंग नोट बनाना होगा लास्ट में नोट्स टू अकाउंट्स में, उसमें इसको बाइफिकेट करके दिखाओ। थर्ड आता है किसी आपने ESOP में कोई खर्चा किया है, ESPP एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान में कोई खर्चा किया कंपनी ने एम्प्लॉय के लिए, वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएंगे। स्टाफ के वेलफेयर के लिए कुछ भी खर्चा किया आप इसमें डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद आपका खर्चा आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है,
कि हर कंपनी को काम करने के लिए, हर बिजनेस को काम करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। तो वो बैंक से लोन ले सकती है, शेयर्स इश्यू कर सकती है, या कोई भी और फॉर्म में फंड्स को रेज कर सकती है। तो उसको रेज करने का जो खर्चा है, जैसे लोन लिया तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट का खर्चा वो किसके हेड में दिखाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट। इसका भी वर्किंग नोट बनेगा। जितने भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इन सब का क्या बनेगा, एक डिटेल वर्किंग नोट बनेगा लास्ट में। या कोई और बोरोविंग कॉस्ट है, कोई कमीशन ब्रोकरेज पे की मैंने, या फिर कोई मेरी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हुई है, तो फॉरेन करेंसी में रेट्स के चेंज होने की वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से मुझे जो भी नेट गेन या लॉस हुआ है वो भी मैं क्या करूंगी, फाइनेंस कॉस्ट के अंडर डिस्क्लोज करूंगी। नेक्स्ट आइटम हमारा आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो भी मेरे टैंजिबल एसेट्स हैं जिनको मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ और नॉन करंट है, ठीक है। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं मेरे, वो उस पे क्या करते हैं, हम डेप्रिशिएट करते हैं हर साल, जितनी उसकी यूजफुल लाइफ होती है उस पे। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट, जैसे मेरी फ्रेंचाइजी हो गई, गुडविल हो गई, उसको भी हम अमोर्टाइज करते हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग टर्म यूज की जाती है। तो इसको भी हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के अंडर इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में बाकी जो हमने मेजर हेड्स पढ़े हैं, उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस बचते हैं वो अदर एक्सपेंसेस में डिस्क्लोज करते हैं। जैसे कंपनी कोई जो भी काम करती है फैक्ट्री में, स्टोर या स्पेयर पार्ट्स का कंजम्पशन करती है, वो भी हम क्या कर देंगे, अदर एक्सपेंसेस में डिस्क्लोज करेंगे। पावर फ्यूल का खर्चा, वो भी यहाँ पर रेंट पे कर रहे हैं, बिल्डिंग का रिपेयर हुआ है, मशीनरी का रिपेयर हुआ है। अगर वो रिवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में ही ऐड कर देते हैं। इंश्योरेंस करिए, रेट्स एंड टैक्सेस एक्सक्लूडिंग जो भी इनकम टैक्स है उसको एक्सक्लूड करके रेट एंड टैक्सेस है वो हम यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। कोई भी अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है हम यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस के अंडर डिस्क्लोज करेंगे। ऑडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, ऑडिटर को कर रहे हैं, टैक्सेशन मैटर्स के लिए कर रहे हैं, कंपनी लॉ के मैटर के लिए कर रहे हैं, मैनेजमेंट की सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, या किसी और सर्विसेज के लिए ऑडिटर को पे किया जा रहा है, या उस खर्चे का रिम्बर्समेंट किया जा रहा है, तो वो सारा अदर एक्सपेंसेस में डिस्क्लोज करेंगे। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का एक्सपेंडिचर है वो भी हम अदर एक्सपेंसेस में डिस्क्लोज करेंगे। डाउटफुल डेट का हम प्रोविजन बना रहे हैं, वो भी हम पीएनएल में अदर एक्सपेंसेस के अंदर डिस्क्लोज करेंगे। कोई भी मैंने फिक्स एसेट बेची है, कोई इन्वेस्टमेंट बेची है, मुझे लॉस हो गया, तो मेरा लॉस जो होते हैं डेबिट करते, तो हम उसको अदर एक्सपेंसेस में शो करेंगे। इसके बाद एक बार देखते हैं, हम सारे एक्सपेंडिचर को हम ले लेते हैं, तो हमारा आ जाता है टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर हम माइनस कर देते हो, हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अब सबसे पहले देखते हैं ये एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होती हैं। एक्सेप्शनल आइटम्स को कंपनीज एक्ट में डिस्क्राइब किया गया, डिफाइन किया गया है। वो आइटम्स जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से अराइज होते हैं, बट जो बार बार नहीं होती, वो रेकरिंग नेचर की नहीं होती, और जिसका नेचर और अमाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है उनके लिए बहुत रेलिवेंट होता है, और ये जनरली हम बैलेंस शीट पे डिस्क्लोज करते हैं, पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी इसका डिस्क्लोजर किया जाता है। क्या एग्जांपल्स है, समझते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स के क्या एग्जांपल्स हैं। मैं फिक्स एसेट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज किया, वो एक्सेप्शनल आइटम है, क्योंकि वो छोटे मोटे अमाउंट की नहीं होती, और बार बार नहीं हम डिस्पोज करते फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को। कोई भी लेजिस्लेटिव चेंजेस आए हैं जिसको बोला गया रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कीजिए, पीछे से शुरू कीजिए, पास्ट ईयर से उसके चेंजेस को दिखाइए। जैसे गवर्नमेंट ने डीएनएस अलाउंस में इंक्रीज कर दिया विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो अब सैलरी में जो भी डीएनएस अलाउंस है वो पिछले साल से चेंज किया जाएगा, तो वो भी क्या है, हमारी एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि वो हर रोज या हर महीने नहीं होती या हर साल नहीं होती। थर्ड है एबनॉर्मल लॉसेज ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। हमारा कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो चला नहीं, तो जो भी एबनॉर्मल लॉसेज हुए हैं वो भी हमारे क्या एक्सेप्शनल आइटम है, क्योंकि हर बार नहीं होता है इसमें। कोई भी इंश्योरेंस क्लेम मिला है मुझे, तो वो भी क्या है, एक्सेप्शनल आइटम है।
उसके बाद हम जो भी प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स आए, उसमें से एक्सेप्शनल आइटम्स को हम लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है डिस्क्लोज कर देंगे हम अंडर हेड एक्सेप्शनल आइटम्स। तो एक्सेप्शनल आइटम्स को प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स में माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। उसके बाद हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लेस कर देंगे। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं? वो ऐसी आइटम्स होती हैं, वो ऐसी चीजें होती हैं जो इस इवेंट या ट्रांजैक्शन से अराइज होती हैं, जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, उसके अलावा मुझे क्या हो रही है, वो आइटम्स हो गया, बिजनेस से रिलेटेड है पर मेरा वो काम नहीं है, ऑर्डिनरी बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस की वजह से वो काम नहीं हो रहा, और जो फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली अराइज नहीं हो रही, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिस्क्लोज करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे मैंने जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की थी वो बेच दी, मैं रोज रोज तो नहीं करी। अब जो मैं होल्डिंग हूँ, मेरा काम करना, मेरा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो दूसरा है, ये मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है अपनी सब्सिडरी को बेचना, सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट को बेचना या एसोसिएटेड कंपनी को बेचना, तो वो क्या हो जाएगी, मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाएगी। गवर्नमेंट ने कोई फिजिकल पॉलिसी में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज कर दिया, वो भी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। मेरी कोई बिजनेस सेगमेंट है वो डिसकंटिन्यू हो गई है, वो भी क्या है, मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। जब इन सब चीजों को हम लेस कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लेस कर देते हैं हमारा जो करंट टैक्स है, या अगर कोई डेफर्ड टैक्स पड़ा है उसको भी लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो भी मेरा काम चल रहा है उससे। अगर मेरा ऐसा कोई ऑपरेशन है जो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो वो भी हम यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन दिखाएंगे, ठीक है। और उसमें भी से भी टैक्स को लेस करके आ जाएगा प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स। तो दोनों को जब हम लेस कर देंगे, जो ये 9 पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में ऐड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स, तो हमारे पास पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल का आ जाएगा, बोथ कंटिन्यूइंग से भी और डिसकंटिन्यूइंग से भी। फिर हम अर्निंग पर इक्विटी शेयर निकाल देंगे, वो जो प्रॉफिट है उसमें से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उसमें से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को, तो हमारा अर्निंग पर इक्विटी शेयर आ जाएगा। तो ये था हमारा डिस्कशन पार्ट 2 फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। आई होप आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।